सो गाइज वेलकम बैक। आज हमारा जो वीडियो है काफ़ी स्पेशल होने वाला है। स्पेशल इसलिए होने वाला है क्योंकि ये आपका जो पहला चैप्टर चल रहा था, कौन सा पहला चैप्टर चल रहा था? दिस वॉज योर फर्स्ट चैप्टर, दिस इज इनफैक्ट योर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। राइट, डायरेक्टर की इस पूरी सीरीज के अंदर ये सबसे पहला चैप्टर है। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट नहीं हुआ है, चैप्टर नंबर 3 अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। हमने ये पहला चैप्टर ही आज हम यहाँ पर फिनिश करने वाले हैं, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। नाउ अभी तक इसमें हमने क्या किया, काफ़ी सारे वीडियोस हमने देख लिए और इस पूरे सीरीज में ये हमारा लास्ट वीडियो है जो इस पूरे चैप्टर को फाइनल टच देगा और ख़त्म करेगा। ठीक है, सो आज इस टॉपिक के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, आपने जैसा कि टाइटल देख रखा होगा, हम सेक्शन 153 से लेकर 159 तक की ये कहानी देखने वाले हैं। बराबर है। नाउ ये कहानी किसके लिए है? दिस टॉपिक इज डिन, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। राइट, तो DIN से रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो हम डिस्कस करेंगे और साथ में लिखा हुआ है अदर रिमेनिंग प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, जहां पर कुछ 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। 170 है, 171 है, 172 है, इनको हमें यहाँ पर देखना होगा। ओके, सो कुल मिला के इतने सारे सेक्शंस हैं जो हमें इस पूरे वीडियो के अंदर देखना है। नाउ डोंट वरी, सबसे पहले पार्ट में हम जो कवर करेंगे वो करेंगे 153 से 159 तक की दिन की कहानी हम कवर करेंगे। उसके बाद में जो हम कवर करने वाले हैं बच्चों वो है 170, 171, 172, जिसमें बहुत ही छोटी छोटी बातें की गई है, जैसे कि रजिस्टर्स कैसे मेंटेन किया जाता है, रजिस्टर डायरेक्टर्स KMP का मेंटेन क्यों करना है, पनिशमेंट क्या है, कोई उसको इंस्पेक्ट कर सकता है क्या, ये सब बातें। बट that is the second part of this video. Let's start with the first part of this video, that is DIN. अब जो आपको सेक्शन की यहाँ पर सीरीज दिख रही है वो है 153 to 159, राइट, ये तो है ही सही। बट सर आपने ये सीरीज दी और साथ में एक और सेक्शन लिख रखा है आपने 152 सबसेक्शन नंबर 3। बराबर है, तो ये सबसेक्शन नंबर 3 152 जब हमने अपॉइंटमेंट का पढ़ा था तो वहां पर हमने इस सबसेक्शन को छोड़ा था कि इसको आगे हम दिन के लिए कवर करेंगे, तो वो मौका आ गया है बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार ये दिन की कहानी क्या है यार। मतलब क्या, ये डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, सर नाम से तो हमको समझ में आ रहा है कि जो भी डायरेक्टर बनने वाला है या जो डायरेक्टर बन चुका है उस डायरेक्टर को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि जैसे पैन नंबर रहता है सर, जैसे आधार नंबर रहता है, उस तरीके से आइडेंटिफिकेशन के लिए डायरेक्टर्स के लिए भी एक नंबर दिया गया है क्या? यस, ऐसा थोड़ा टेक्निकल टर्म में आप बताएंगे। GSTIN मतलब GST का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वैसे डायरेक्टर को भी एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया गया है क्या? यस। देखिए, तो बेसिक लॉजिक ये है कि DIN एक ऐसा नंबर है जो एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो दिया गया है। ऑब्वियसली कौन अलॉट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट करेगी, किसी भी इंडिविजुअल को अलॉट करेगी। और क्यों अलॉट कर रही है उस इंडिविजुअल को? उसको इसलिए अलॉट कर रही है कि भैया अगर आप इंटेंड करते हो, यानी कि आप डायरेक्टर बनना चाहते हो या फिर आप कोई एग्जिस्टिंग डायरेक्टर हो, क्या दोनों बातें हैं। देखो, या तो आप फर्स्ट टाइम डायरेक्टर बन रहे हो या तो आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर हो। अच्छा सर, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर अगर बन गया है और उसके पास में डिन नहीं था, सर ऐसा हो सकता है क्या? यस सर, अगर ये रूल्स और प्रोविजंस आए हैं उससे पहले अगर कोई डायरेक्टर था, कंपनी में ऑब्वियसली डायरेक्टर्स होंगे, तो पहले था वो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर था ही सही, और जैसे रूल्स प्रोविजन आए और रूल्स प्रोविजन ने बोला, सेक्शन 152 से लेकर 159 के प्रोविजन ने बोला कि आपको डिन नंबर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसने कहा ठीक है अब अप्लाई कर देते हैं, क्या दिक्कत है। इसलिए यहाँ पर डेफिनेशन उन्होंने क्या बोला कि जो डायरेक्टर बनना चाह रहा है या फिर जो ऑलरेडी डायरेक्टर है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट उस इंडिविजुअल को किस पर्पस के लिए, आइडेंटिफिकेशन के पर्पस के लिए कि भैया ये इस कंपनी का डायरेक्टर है। अच्छा सर, एक से ज़्यादा कंपनीज के अंदर भी डायरेक्टर्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं सर। हमने एक सेक्शन देखा है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स का भी हमने सर एक सेक्शन देखा है, जहाँ पर हमको ये पता चला था कि एक बंदा मैक्सिमम कितनी कंपनीज के अंदर डायरेक्टर बन सकता है। बराबर है, राइट। तो सर वो 165 हमने देखा था। तो सर एक कंपनी या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं कंपनीज, यस आप कंपनीज भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो DIN क्या है समझ में आ गया। ओके, अब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जहाँ से MCQ आ सकता है। DIN शैल इंक्लूड द डेजिग्नेटेड पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर एज वेल। ओ माय गॉड सर, LLP एक्ट आया था, LLP एक्ट के अंदर सर बोला गया था ये एक कंपनी और एक पार्टनरशिप का हाइब्रिड फॉर्म है, ठीक है। तो वहां पर भी जो पार्टनर्स है उनको डेजिग्नेटेड पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा। सो अगर डिन नंबर है
तो उसके अंदर DPIN भी इंक्लूड होता है। इसका मतलब सर डिन वाले जितने प्रोविजन है वो एज इट इज DPIN पे भी वहां पर लागू हो जाएंगे। यस और नो? यस, बिल्कुल सही बात है। चलो भैया आगे चलो, अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक पूरा फ्लो बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस आगे आने वाले हैं, ठीक है। हम फिजूल में इतनी सारी बातें करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक आउटलाइन देता हूँ जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक काम करते हैं, चलिए, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, ओके ना। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए कि सर अगर किसी को यहाँ पर दिन चाहिए, ठीक है, तो दिन क्यों चाहिए सर? वो डायरेक्टर बनना चाहता है, बराबर है। तो सर पहली बात तो ये हो गई कि दिन इज़ कंपलसरी। दिन इज़ कंपलसरी, अगर आप डायरेक्टर कहीं भी बनना चाहते हैं तो आपके पास में दिन होना चाहिए। मैंडेटरी लिख सकते हैं, मैंडेटरी, यस मैंडेटरी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये मैंडेटरी है, ऐसा कौन बोल रहा है? तो ये बोल रहा है, सबसे पहला सेक्शन बोलेगा 152 का सबसेक्शन नंबर 3। क्यों सर? अपॉइंटमेंट के टाइम पे हमने बात देखी थी कि एक कंडीशन ये भी है कि उसके पास में दिन होना चाहिए। डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो भैया तो उसका दिन नंबर तो चेक करो, दिन नंबर नहीं तो उसका अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। तो 152(3) सबसे हटके सेक्शन है जो बोल रहा था कि भैया दिन होना चाहिए, ठीक है। तो एक बात तो यहाँ खत्म हो गई सबसे पहले सेक्शन की। देखिए मैं आपको क्रक्स बता दूंगा, फिर जो पढ़ना रहेगा ना वो सब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रहेगी। हम सिर्फ यहाँ पर पूरे कंटेंट को पढ़ने वाले हैं जो आपके यहाँ पर मॉड्यूल में दे रखा है। बट उससे पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, मेरे साथ में फ्लो समझ लो, ठीक है। ओके सर, तो ये बात तो समझ में आ गई कि दिन नंबर चाहिए अगर डायरेक्टर आपको बनना है तो। वेरी गुड, आगे चलते हैं। सर आगे इंडिविजुअल क्या करेगा? अगर एक बंदा है उसको यहाँ पर दिन नंबर चाहिए तो वो क्या करेगा? सर ही विल गो टू, ओहो हो, आ जाओ ऊपर आ जाओ, कोई बात नहीं सर, ही विल गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट, बराबर है ना, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, बराबर है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाएगा कि और अप्लाई करेगा कि भैया मुझे अलॉट कर दो ना, तो ठीक है वो बोलेगा अलॉट कर देंगे भैया आपको। तो सेंट्रल गवर्नमेंट नेक्स्ट स्टेप में अलॉट करेगी उस बंदे को। ये बात आपको समझ में आ रही? 2 स्टेप समझ में आ रही? बहुत सिंपल है, ओके। सो एक इंडिविजुअल अप्लाई कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि मुझे दिन दे दो, वेरी गुड, ठीक है। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अलॉट करेगी, ये ले लो दिन आपको दिन मांगा था, आप दिन ले लो, ठीक है भैया। तो एक चीज तो हमको क्या समझनी होगी यहाँ पे, एक टाइम लिमिट, कितने मंथ्स में या फिर कितने डेज में आपको ये काम करना है, ठीक है। मतलब कि क्या अप्लाई करने को कोई मंथ और डेट होगा क्या? अरे यार अप्लाई तो आप कभी भी कर सकते हो ना, ठीक है। तो सर ये चीज़ यहाँ तो अप्लाई होगी ना कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट को जैसी एप्लीकेशन मिली इस इंडिविजुअल की, उसके कितने दिन में वो अलॉट करेगी, तो वो हम यहाँ पर इस सेक्शन में समझेंगे, ठीक है। तो सर कौन कौन से सेक्शन हो गए? 152(3) तो देख लिया था, उसी सीक्वेंस में चल रहे हैं हम, ठीक है। हम इसको ब्लू में ही लिखते हैं ताकि आपको याद रहेगा। 153, 154, ठीक है। तो सर ये बात समझ में आ गई कि अलॉटमेंट जो होता है वो 154 में होगा। सर अप्लाई जो किया जाता है 153 के अंदर होगा। अभी तक की कहानी एकदम सिंपल है, आपको समझ में आ रही होगी टाइमलाइन के साथ में, ठीक है, ओके। तो ये सारी बातें हो गई भैया कि मैंडेटरी है, हमको समझ में आ गया। इंडिविजुअल अप्लाई करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अलॉट करेगी। सर एक बार अलॉट कर दिया और एक बार डिन नंबर मिल गया तो वापस से मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ क्या? नो, 155 बोलता है कि एक बार वंस हो गया, वंस इज इनफ। क्या लिखोगे यहाँ पर? वंस इज इनफ। एक बार आपने अप्लाई कर दिया, बार बार आपको डिन नंबर नहीं मिलेगा, वापस से अप्लाई मत करना। एक ही बार आप अप्लाई कर सकते हो डिन के लिए, एक ही। सर बहुत क्रूशल यहाँ पर हो गया सर, कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते। तो गलत दी सर तो पनिशमेंट है ना, हम आगे बताएंगे। 159 तक की कहानी जा रही है, बराबर है, पर मेजर सेक्शंस में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो 153 हो गया, 154 हो गया और 155 हो गया। आगे की कहानी चलो, अब 2 सेक्शंस वापस से साथ में आएंगे, ठीक है। 2 सेक्शंस क्या है वो? 156 और 157, ठीक है। बीच में अड़चन आएगी तो इनको हटा देते हैं, ठीक है भैया। तो ये 2 सेक्शंस अभी हमको समझने हैं। तो अभी तक क्या हुआ था? अप्लाई किया था और सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर अलॉट कर दिया था हमको। बट सर ये दोनों सेक्शंस जो है ना, ये दोनों सेक्शन है इंटीमेशन के। किसके? ये सेक्शन है इंटीमेशन के, ठीक है, कि आपको इंटीमेट करना पड़ेगा। तो सर पहली ड्यूटी किसकी होती है इंटीमेट करने की? डायरेक्टर की। डायरेक्टर यहाँ पर कंपनी को इंटीमेट करेगा कि बॉस मैंने दिन के लिए अप्लाई किया था, मेरी ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है एंड ये लो मेरा दिन, बराबर है। सर अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की होती है। कंपनी किसको सर करेगी? आरओसी को करेगी क्या? यस, कंपनी आरओसी को इंटीमेट करेगी।
ओके तो सर दोनों के लिए कुछ नंबर ऑफ डेज रहेंगे, यस सर। कुछ यहाँ पर फॉर्म्स भी जो हम डिस्कस करने वाले हैं, यस। तो उसकी समरी मैं आपको लास्ट में देने वाला हूँ कि सर यहाँ पर कौन सा फॉर्म लगता है, यहाँ पर कौन सा फॉर्म लगता है, यहाँ पर कौन सा लगता है और यहाँ पर कौन सा लगता है। बट द प्रोसेस इज लाइक दिस, 152(3) को पढ़ के साइड में कर दो, ठीक है। फिर 153, 154 दोनों एक साथ, 155 इकलौता बीच में मना कर रहा है, एक बार काफी होता है। 156, 157 क्या बोल रहे हैं बच्चों, इंटीमेट करना है आपको, सिंपल सी बात है, बराबर है ना। तो आ जाओ, अब मजा आएगा आपको, ये पूरी समरी हो गई, अब आ जाओ भैया। रिक्वायरमेंट ऑफ डिन 152(3) क्या बोल रहा है, रिक्वायरमेंट है भैया, कोई भी पर्सन, नो पर्सन shall be appointed as a director of a company unless he has been allotted DIN under 154। ओह 154 के अंदर, 154 के अंदर अलॉट किया जाता है क्या हम ये देख चुके हैं, यस। क्यों बताया मैंने पहले आपको कि आप जब ये सेक्शन पढ़ रहे हो उसके अंदर इस सेक्शन का नाम लिखा गया है तो पता होना चाहिए ना 154 में हो क्या रहा है, बराबर है। तो 152(3) बोल रहा है कि मैंडेटरी है, डिन तो चाहिए, डायरेक्टर के लिए अप्लाई करना है तो डिन होना चाहिए। तो 154 में आपको डिन तभी अलॉट किया जाएगा जब आपके पास में बिल्कुल ये हक होना चाहिए कि आप डायरेक्टर बनना चाह रहे हैं। तो प्लीज 152(3) बोल रहा है, उसके बिना आप, डिन के बिना आप कुछ भी नहीं है, आप डायरेक्टर होंगे नहीं, ठीक है। इजी, आगे चले, ओके ठीक है। सो अब अगला क्या है, 153 फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। बिल्कुल सही, हमने देखा था 153 में क्या हो रहा था, 153 के अंदर हो रहा था कि एप्लीकेशन फाइल करेगा, इंडिविजुअल करेगा, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट करेगी यहाँ पर, तो एप्लीकेशन देने वाला इंडिविजुअल है, तो एप्लीकेशन देगा अलॉटमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। अच्छा सर एक थोड़े से 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखी हुई है वो पढ़ लेते हैं सर यहाँ पर, ठीक है। फिर इसका रूल नंबर 9 है जो प्रोसीजर बता रहा है कि एप्लीकेशन देना है तो एप्लीकेशन कौन से फॉर्म के अंदर देना है और उसके साथ में और भी कुछ देना है क्या, ठीक है बच्चों। आओ तो आ जाओ, चलो 2 लाइन यहाँ पर समझ लेते हैं क्या है। इन केस एनी इंडिविजुअल होल्ड्स और अक्वायर्स सच आइडेंटिफिकेशन नंबर, द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 153 शैल नॉट अप्लाई और अप्लाई इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। उन्होंने क्या बोला भैया, कोई इंडिविजुअल होल्ड करता है, आइडेंटिफिकेशन उसके पास में ऑलरेडी है, 153 शैल नॉट अप्लाई और अप्लाई इन सच मैनर, उनका सिंपल सा कहना है जो 155 बोलने वाला है आगे कि भैया आप ऑलरेडी अगर होल्ड करते हो, ऑलरेडी अगर आपके पास में डिन नंबर है या फिर कोई दूसरा नंबर है, सर दूसरा नंबर कैसे हो सकता है, क्योंकि देखिए ऊपर यहाँ भी लिखा हुआ था और एनी अदर नंबर एज ए प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 153। सर ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है ना, इस प्रोविजन के पहले, डिन नंबर आने के पहले कोई ना कोई दूसरे नंबर चलते होंगे, तो अगर वो दूसरा नंबर गवर्नमेंट ने दे रखा है तो उसको हम थोड़ी ना यहाँ पर खत्म कर देंगे, नहीं कर सकते ना, तो वो भी चालू रहेगा। मतलब सर आप क्या बोलना चाह रहे हो, हम ये बोलना चाह रहे हैं बच्चों कि यार आप ये देखो, अगर ये एक्ट सो एंड सो डेट पे आया था, मैं आपको डेट इसलिए नहीं बता रहा हूँ कोई काम की नहीं है अभी, ठीक है, ये एक्ट या ये रूल्स या प्रोविजन या नोटिफिकेशन जो भी है ये इस डेट पर आया था, बराबर है। तो इस डेट के ऑनवर्ड जो भी डायरेक्टर बनना है उसको डिन नंबर लेना पड़ेगा। बट सर इस डेट के पहले क्या सर हो सकता है तो कोई दूसरा नंबर यहाँ पर चलता हो, तो सर दूसरा नंबर यहाँ पर चलता हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो दूसरा नंबर दे रखा है, तो क्या सर वो नंबर चालू रहेगा, बिल्कुल चालू रहेगा यार, वो बिल्कुल वैलिड है, ऐसी बात है डिन नंबर आ गया तो वो नंबर खत्म हो जाएगा, नो 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 नो, दैट नंबर इज वैलिड, ठीक है। तो उनका ये कहना है कि ऑलरेडी अगर आप ये नंबर होल्ड करते हो या ऑलरेडी आप यहाँ पर डिन नंबर भी होल्ड करते हो तो वापस से पलट के 153 के पास मत आना, यानी कि वापस से आप अप्लाई मत करना, इसलिए आपके ऊपर 153 अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, वही बात यहाँ पर बोली है, ठीक है। अब रूल नंबर 9 क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन सिर्फ सीधे मुंह अपना स्माइल चेहरे पे लेके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाओगे, सिर्फ इतना ही है क्या, अरे नहीं यार ऐसे कैसे हो सकता है, प्रोसीजर है भैया पूरा, पहली बात सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, यस। बट सर फॉर्म नंबर क्या है, फॉर्म नंबर है DIR3 ये जो फॉर्म है ये फॉर्म भर के इलेक्ट्रॉनिकली आपको सबमिट करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी MCA की वेबसाइट के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आपको प्रोवाइड करेगी, वो DIR3 आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, साइन भी करना पड़ेगा और उसके साथ में आपको कुछ कॉपीज अटैच करनी पड़ेगी, जैसे आपको अपना चेहरा डालना पड़ेगा, यानी कि फोटोग्राफ, आपके आइडेंटिटी प्रूफ, रेसिडेंस का प्रूफ, बोर्ड रिजोल्यूशन proposing his appointment as director in an existing company। आप ऑलरेडी एक कंपनी में एग्जिस्ट करते हो और आपको फिर से अपॉइंट किया जा रहा है और आपके पास में डिन नंबर अगर नहीं है तो आप बोर्ड रिजोल्यूशन पास करा होगा ना, वो वाला बताओ जरा, बोर्ड रिजोल्यूशन एंड स्पेसिमेन सिग्नेचर ड्यूली वेरीफाइड। तो रूल नंबर 9 आया बीच में, किसके साथ में आया, 153 के साथ में आया, बराबर है, ओके 153 के साथ में आया रूल नंबर 9।
तो वो ये बोल रहा है कि भैया वेरीफाई करो, साइन करो, कॉपीज अटैच करो, DIR3 के अंदर ये पूरा काम करो, इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ काम हो जाएगा। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आपको अटैच करना पड़ेगा, उसके ऊपर वेरिफिकेशन होना चाहिए डिजिटल। किसका भैया? कंपनी सेक्रेटरी फुल टाइम में है तो वो, या फिर MD, या फिर डायरेक्टर, या फिर CEO, या फिर CFO, इनमें से आप किसी का भी वेरिफिकेशन यहाँ पर करवा सकते हैं। तो DIR फॉर्म नंबर 3 हो गया। सर ये 3A फॉर्म में क्या हो रहा है? बहुत चिंदी सी बात है, पढ़ो जरा, पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। वो कह रहे हैं यार किसी का अगर लास्ट नेम है ही नहीं, लास्ट नेम ही नहीं यार, जैसे बहुत लोग होते हैं साउथ इंडियन है कोई भी है, तो यार वो सिर्फ सिंगल नाम यूज़ करते हैं भैया, चैतन्य, सिर्फ चैतन्य नाम है उनका यार। तो कोई लास्ट नेम नहीं तो क्या करेंगे भैया? तो लास्ट नेम नहीं तो आप अपने फादर का या ग्रैंडफादर का नाम सरनेम बना सकते हैं और उसको लास्ट नेम बना सकते हैं। उसके लिए भी एक अलग सा फॉर्म है, 3A नीचे ही रहता है यार, एक लाइन में 3 के साथ में, कोई अलग सी बहुत बड़ी बात नहीं हो गई, ठीक है। तो हमारा मेन फोकस क्या है, आप इसको बस इन्फॉर्मेशन के लिए रख सकते हैं, याद मत रखो, ठीक है। तो ये क्या हो गया सर, हमने जो फ्लो देखा था उसमें 153 के सर अंदर हमने एक इंपॉर्टेंट बात समझी है, और वो है सर DIR3 सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होता है। और सर इसके पास में रूल नंबर 9 भी हमने यहाँ पर सीख लिया है, बराबर है। तो ये रूल नंबर 9 हो गया। चले आगे चले, 153 कंप्लीट होता है। चलो सर अप्लाई कर दिया, अब क्या होगा? कुछ नहीं, अब आपको अलॉट किया जाएगा 154 के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अलॉट कर देगी 1 मंथ के अंदर। सर मिल गया सर, इसको फिल इन द ब्लैंक को फुल करते क्या? यस, 1 मंथ के अंदर, 1 मंथ के अंदर अलॉटमेंट हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल चिंता की बात मत करना। जब से आपकी ये एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसीव करी है उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपको अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। सर व्हाट इफ अलॉटमेंट नहीं करना है तो प्रोसीजर में आगे देखो, रूल नंबर 10 क्या बोल रहा है कि जैसे आप अप्लाई करोगे ना, सबमिट करोगे, आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। जैसे हम फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर करते हैं, अमेजोन पर ऑर्डर करते हैं, एक ट्रैकिंग नंबर मिलता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन नंबर मिलेगा आपको, सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा। वो जनरेट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी भैया अप्रूव करना है कि रिजेक्ट करना है। जो भी करेंगे कम्युनिकेट करेंगे एप्लीकेंट को। अगर अप्रूव किया जा रहा है तो DIN नंबर के साथ में अप्रूवल भी भेज दिया जाएगा। एक लेटर भेज सकते हैं पोस्ट से, इलेक्ट्रॉनिकली मेल कर दिया जा सकता है आपको किसी भी तरीके से, 1 महीने के अंदर अंदर आपको बता दिया जाएगा जो भी बात होगी, ठीक है ना। अगर आपकी जो एप्लीकेशन है वो डिफेक्टिव या इनकम्प्लीट मिली तो क्या होगा भैया? सेंट्रल गवर्नमेंट आपको इंटीमेट करेगी भैया आपके यहाँ पर ना, आपने जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है वो यहाँ पर आपके फॉर्म में तो आपने लिखी 1 जनवरी 2001, ठीक है। साथ में आपके आइडेंटिटी प्रूफ में 1 फरवरी मिल रही है, गलत, डिफेक्ट है, इनकम्प्लीट है। तो या तो वो वेबसाइट पे प्लेस करेगी या आपको ईमेल भेजेगी, ठीक है। अब एप्लीकेंट क्या करेगा? एप्लीकेंट उसको रेक्टिफाई करेगा डिफेक्ट को और वापस से रीसबमिट करेगा 15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। 15 दिन के अंदर अंदर, जब से आपको ईमेल आया है, जब से वेबसाइट पे रखा है, जब से आपको इंटीमेशन मिला है, उसके नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अंदर आपको करना पड़ेगा। मतलब सर DIR3 के अंदर अप्लाई किया था, बराबर है। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में यहाँ पर 1 मंथ के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बता देगी यस और रॉन्ग। अगर रॉन्ग है तो आपको मौका दिया जाएगा और नेक्स्ट 15 डेज में आपको उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, इतनी सी बात है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है बच्चों, वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकती है, एप्लीकेंट को बोल सकती है कि आप फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करो, उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डालना, मैं ये वाला एप्लीकेशन आपकी बंद कर रही हूँ। वो किसी भी एप्लीकेशन को ट्रीट या लेबल कर सकती है एज इनवैलिड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में ही। डिफेक्ट अगर आपने नहीं हटाए तो, यार आपको बोला 15 दिन के अंदर आपने सही नहीं रीसबमिट किया तो जो आपकी एप्लीकेशन पुरानी है वो ओपन थोड़ी ना रहेगी, वो क्लोज कर दी जाएगी। और आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली कि भैया आपकी एप्लीकेशन में ये दिक्कतें आई थी या फिर हमने बंद कर दिया है, आपकी एप्लीकेशन इनवैलिड हो चुकी है, ठीक है। सो इन केस ऑफ रिजेक्शन और इनवैलिडेशन ऑफ एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंट बात है, रोकड़ा वापस नहीं मिलेगा। द फी सो पेड विद द एप्लीकेशन शैल नीदर बी रिफंडेड नॉर एडजस्टेड विद द अदर एप्लीकेशन। भैया कुछ भी एडजस्ट नहीं होगा, नई एप्लीकेशन रीसबमिट कर रहे हो तो नया पैसा दो, पुराने से हम कोई भी रीसबमिट, हम यहाँ पर कोई भी यूज़ नहीं करेंगे, एडजस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये बात हो गई भैया, क्या बात हो गई? हमने 154 भी पढ़ लिया रूल नंबर 10 के साथ में, और 1 मंथ का टाइम था वो भी हमने देख लिया। तो हमारा यहाँ पर जो स्टार्टिंग में फ्लो देखा था 154 है, 1 मंथ है, ठीक है। और क्या है साथ में बच्चों, क्या पढ़ा हमने? रूल नंबर 10। इसको लास्ट में सिस्टमेटिक बना दूंगा आपके लिए, ठीक है, चिंता मत करो। तो ये हो गया रूल नंबर 10, ठीक है, 1 मंथ हो गया, और यहाँ पर एक 15 डेज़ का टाइम भी मिला है, ठीक है, प्लस 15 कर देता हूँ,
गवर्नमेंट के लिए नहीं है, एप्लीकेंट के लिए है, वापस से रीसबमिट करने के, ठीक है। आ जाओ, रूल नंबर 10 भी हो गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 155 क्या बोल रहा है, उससे पहले कुछ नोट्स पढ़ लो। ये नोट्स क्या बोल रहे हैं भैया, उन्होंने बोला जो मैंने आपको बात बताई थी यहाँ पे, ये जो मैंने बताया ना पहले का जो सिस्टम चल रहा था ये वाला, उसी की बात है। All DINs allotted to individuals by the central government before the commencement of these rules shall be deemed to have been allotted to them under these rules। पहले किया तो वो डीम्ड होगा कि अभी भी आपके पास में वही है, ठीक है। वैलिडिटी क्या सर, एक बार डिन मिल गया तो लाइफ टाइम रहेगा क्या, यस लाइफ टाइम रहेगा। एप्लीकेंट जब तक रहेगा लाइफ टाइम तक उसका वो डिन रहेगा और वो किसी दूसरे पर्सन को अलॉट नहीं किया जाएगा। प्रोहिबिशन वो यही बोल रहे हैं कि एक दिन से ज़्यादा आप ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ना पजेस कर सकते हैं, ना ऑब्टेन कर सकते हैं, ना अप्लाई कर सकते हैं, तीनों बातें, ठीक है। ठीक है, ये बात आगे समझ में आ जाओ। अब 156 की कहानी देखते हैं। 156 से कहानी कौन सी चालू हो रही है, इंटीमेट। इंटीमेट करना है भैया कि भैया सबसे पहले कौन इंटीमेट करेगा, तो हमने देखा था डायरेक्टर को डिन मिल गया, डायरेक्टर बोलेगा कंपनी को भैया मुझे डिन मिल चुका है, तो कितने टाइम में बोलेगा, 1 मंथ के अंदर बोलेगा ऑफ द रिसिप्ट ऑफ डिन फ्रॉम सीजी, इंटीमेट इज डिन टू द कंपनी और ऑल द कंपनीज, जो जो कंपनी में डायरेक्टर है कि भैया मुझे डिन मिल चुका है, 1 महीने के अंदर अंदर सारी कंपनीज को बता दो। 156 तो सिंपल है, बट अब रिस्पॉन्सिबिलिटी चालू होती है कंपनी की कि कंपनी अब रजिस्ट्रार को भी इंटीमेट करेगी। क्या इंटीमेट करेगी, भैया ये पर्सन है चैतन्य जैन, ये इस डिन को होल्ड करता है और ये मेरी कंपनी के अंदर डायरेक्टर बना हुआ है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, 157 की जरूरत क्यों पड़ी, 157 की जरूरत इसलिए पड़ी है कि भैया रजिस्ट्रार को तो मालूम होना चाहिए ना, रिकॉर्ड्स होने चाहिए कि कौन सा डिन होल्डर, मतलब कि कौन सा डायरेक्टर किस कंपनी के अंदर डायरेक्टर बना हुआ है। तो 157 के पास में आ गए हम, आ जाओ स्पीड से आ गए ना, फटाफट आ जाओ भैया 157 का इंटीमेशन पढ़ते हैं, ठीक है। सो 157 क्या बोल रहा है कि हर एक कंपनी को 15 डेज के अंदर अंदर रिसीट ऑफ इंटीमेशन अंडर 156 का इंटीमेशन कब मिला था, फटाफट बोलो, 1 मंथ के अंदर मिला था। 1 मंथ का जो इंटीमेशन मिला है उसके नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अंदर आपको हर कंपनी को डिन फर्निश करना पड़ेगा अपने सारे डायरेक्टर्स का रजिस्ट्रार को या फिर कोई दूसरी अथॉरिटी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बोले। एवरी सच इंटीमेशन शैल बी फर्निश्ड इन द फॉर्म DIR 3C। ओ माय गॉड, जरा आ जाओ यार, ऊपर 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 आ जाओ, अपने इसमें आ जाओ। मतलब सर क्या हुआ, ये हुआ है बच्चों कि 155 से पढ़ लिया, 156 में इंटीमेशन दिया जा रहा है, डायरेक्टर कंपनी को दे रहा है। कब दे रहा है भैया, 1 मंथ के अंदर ही दे रहा था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी यहाँ पर ROC को 15 डेज के अंदर दे रही है, बराबर है। और ये किसके अंदर दे रही है, 3C के अंदर दे रही है। कुछ बात आ रही है आपको समझ में, DIR 3C के अंदर ये दिया जा रहा है, ठीक है। और जो डायरेक्टर कंपनी को दे रहा है वो कहाँ दे रहा था, DIR 2 के अंदर दे रहा था, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वेरी गुड। ये कुछ फॉर्म नंबर चेंज हुए थे इसलिए आपको ध्यान रखना है। 3C नया फॉर्म आया है, उसके साथ में और भी कुछ फॉर्म्स आए हैं, वो भी आइए हम देखते हैं, ठीक है। सो ये बात हो गई, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया था 156 के अंदर, आप फॉर्म नंबर DIR 2 यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब 3C के अंदर कंपनी 15 डेज के अंदर रजिस्ट्रार को इंटीमेट कर रही है। रूल 10 क्या बोल रहा है, रूल 10 ये बोल रहा है कि कोई भी डायरेक्टर जो इसके पहले 2007 में जब ये आया उसके पहले डायरेक्टर अगर था और उसने अगर इंटीमेट नहीं किया है किसको, अपनी सारी कंपनीज को विद इन 1 मंथ ऑफ द रिसीट ऑफ डिन इंटीमेट टू द कंपनी और ऑल कंपनीज वेयर इन ही इज डायरेक्टर इन द फॉर्म DIR 3B। उनका कहना है कि भैया आपने बोला है कि डायरेक्टर DIR 2 के अंदर इंटीमेट करेगा, राइट, बट 2007 के पहले अगर कोई डायरेक्टर था किसी कंपनी के अंदर और वो 1 मंथ के अंदर उसको करना चाहिए था, उसने नहीं किया है, तो अब पुराना वाला आदमी है, 2007 के पहले वाला आदमी है, हम ये कैसे पहचानेंगे। नया वाला तो DIR 2 में कर रहा है सर, वो करेगा DIR 3B के अंदर, बराबर है। तो 3B यहाँ पर है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे हाईलाइट करते जाओ बच्चों, यूज आएंगे फॉर्म नंबर, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है, 1 मंथ का टाइम अगर नहीं किया तो DIR 3B के अंदर कर दो। रूल नंबर 10A। सर अगर ऐसा नहीं किया तो 157 की पेनल्टी अलग है जो 157(2) के अंदर बताई गई है कि भैया कोई भी कंपनी अगर ये काम नहीं करती है, रजिस्ट्रार को डिन फर्निश नहीं करती है, 25,000 की पेनल्टी लगेगी। कंटिन्यूइंग फेलियर है, 100 रुपये हर दिन का लगेगा, मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक की लग सकती है और हर ऑफिसर के ऊपर भी सेम पेनल्टी लगने वाली है। तो पेनल्टी के सेक्शन ऑब्वियसली हम पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए याद रहेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। ओके, सो 157 तक की कहानी हो गई। मैं ना आपको थोड़ी सी समरी देना चाहता हूँ। समरी मतलब क्या होता है बच्चों, आओ देखो, हमने 150
2 सबसेक्शन नंबर 3 के अंदर क्या बोला, हमने ये बोला कि मैंडेटरी है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब 153, 154, 155, 156 एंड 157, ठीक है बच्चों। सो 153 के अंदर क्या होता है, सबसे पहले एप्लीकेशन दी जाती है, बराबर है, ओके। एप्लीकेशन दी जा रही है, कौन दे रहा है एप्लीकेशन, दे रहा है यहाँ पर डायरेक्टर या टू बी डायरेक्टर या इंडिविजुअल, किसको दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहा है, ओके। इसके साथ में रूल नंबर 9 हमने फॉलो किया था, राइट। रूल नंबर 9 हमको बता 153 के अंदर की एप्लीकेशन आपको देनी है, ठीक है। ये सिंपल सी बात हमने यहाँ पर डिस्कस करी थी, ओके। कुछ भी यहाँ पर हमने देखा था भैया टाइम लिमिट से रिलेटेड वगैरह, यस हमने जो यहाँ पर देखा था वो देखा था DIR3 में वो अप्लाई करता है। अब उसके बाद में क्या होता है, अलॉटमेंट होता है, ठीक है भैया। तो अलॉटमेंट किया जा रहा है, अलॉटमेंट कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर अलॉट कर रही है, किसको, जिस इंडिविजुअल ने यहाँ पर बोला था कि भैया मुझे चाहिए। कितने टाइम में कर रही है सर, वो 1 मंथ के अंदर कर रही है, 1 मंथ का पीरियड है। और यहाँ पर रूल नंबर 10 था, ये भी हमने देख लिया था, बराबर है, कोई दिक्कत की बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये देखिए हमने यहाँ पर देखा था, यही हमारा पूरा जो खिचड़ी पक गई ना, मैं आपको सिस्टमेटिक कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। 1 मंथ के लिए, 1 मंथ के अंदर अंदर 154 में आपको अलॉट कर दिया जाएगा। बट अगर रिजेक्ट किया जा रहा है तो आपको प्लस 15 डेज दिए जाएंगे वापस से रीसबमिट करने के लिए, ये भी हमने देख लिया था। तो DIR3 हमारा यहाँ पर कवर हुआ था, तो उसको आप यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। छुप गया है तो छुपाइए मत, इसको यहाँ पर आप हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। 155 क्या बोल रहा है, शाणा है, वो बोल रहा है एक ही बार, वंस, दैट्स इट, बार बार मत बोलना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है इंटीमेट किया जा रहा है, कौन किसको कर रहा है, सबसे पहले जो डायरेक्टर है वो यहाँ पर कंपनी को इंटीमेट करेगा, कितने, 1 महीने के अंदर करेगा। कौन से फॉर्म में करेगा, वो करेगा सर DIR2 एंड DIR3B। क्यों बोल रहा हूँ भैया, अगर ये बाद में आया है तो DIR2 के अंदर करेगा। अगर 2007 के पहले आप डायरेक्टर थे और आपने अगर इंटीमेट नहीं किया 1 मंथ के अंदर अंदर, तो आप 3B के अंदर करोगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। उसके बाद में कंपनी यहाँ पर इंटीमेट करेगी किसको, ROC को, वो कब करेगी, 15 डेज के अंदर करेगी चुपचाप, ठीक है। और वो कौन से फॉर्म में करेगी, DIR3C के अंदर करेगी। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है बॉस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। तो ये बात हो गई सिंपल सी, ये पूरी हमने यहाँ पर समरी बना दी है आपके लिए, ठीक है। साथ में हमने 157 सबसेक्शन नंबर 2 के अंदर कुछ पनिशमेंट देखी थी, वो हमारी यहाँ पर खत्म हो चुकी है। आगे बढ़ें क्या, यस सर आगे बढ़ सकते हैं। 2 छोटे छोटे सेक्शन है सर, 158, 159 जरा वो भी बता दीजिए हमको, बिल्कुल बता रहे हैं, आइए। 158 देखो, 158 क्या बोल रहा था, ऑब्लिगेशन, उसका कहना है कि आपने डिन नंबर लिया है तो डिन नंबर को यूज करो ना फिर। तो हर पर्सन या हर कंपनी जो भी कोई भी रिलेटेड डेटा यूज कर रही है अपने डायरेक्टर के लिए, कोई रिटर्न फर्निश कर रही है, कोई इन्फॉर्मेशन दे रही है, पर्टिकुलर्स दे रही है, कुछ भी दे रही है, उसको सब जगह डिन को मेंशन करना पड़ेगा। 158 के अंदर का ऑब्लिगेशन है सर। व्हाट इफ नहीं करे तो पेनल्टीज तो लगी रही है पूरे सेक्शन की, ठीक है। तो वही देखो यहाँ पर अब आगे और पेनल्टीज क्या दे रखी है फॉर सेक्शन 152, 155 एंड 156। मतलब आपने एक से ज्यादा बार अप्लाई किया, ठीक है। सो पनिशमेंट यहाँ पर दी जाएगी, ऑब्वियसली दी जाएगी 152, 155, 156 के अंदर। अब 155 के अंदर मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर आपने यहाँ पर एक से ज़्यादा बार अप्लाई किया, 156 के अंदर डायरेक्टर को इंटीमेट करना था कंपनी को 1 मंथ के अंदर अंदर, उसने नहीं किया, ठीक है। 152 के अंदर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आपने कुछ भी गड़बड़ करी या डिन आपने नहीं लिया, तो 159 उसकी पेनल्टी बता रहा है। इफ एनी इंडिविजुअल और डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी मेक्स एनी डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू पेनल्टीज अंडर 50,000 की पेनल्टी है। डिफॉल्ट अगर कंटिन्यूइंग है तो 500 रुपीज़ पर डे का है। 159 FY आया था फॉर योर इन्फॉर्मेशन, समझिए और आगे बढ़िए, ठीक है। नाउ अभी तक की क्या बातें हो गई है, अभी तक की बातें हो गई है कि हमने इतने सेक्शंस यहाँ पर देख लिए हैं, ठीक है। 152(3) हमारा अलग ही सेक्शन था, ये दोनों हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट से रिलेटेड हैं, ये मना कर रहा था। 156, 157 हमने बात करी थी किसके लिए, कि आप इंटीमेट करेंगे तो उसके लिए है। और 2 सेक्शन हमने कौन से देख लिए, 158 और 159 हमने देखा है। 159 क्या बोल रहा है, पनिशमेंट है। और 158 किसके लिए था, 158 था ऑब्लिगेशन, कि आप कहीं भी कोई भी डॉक्यूमेंट यूज़ करो तो आपको ये बताना पड़ेगा। तो अगेन ये दोनों का हो गया। अब इसके बाद में मुझे जो आखिरी बात यहाँ पर आपसे करनी है वो करनी है मुझे 2 रूल से रिलेटेड। तो रूल मुझे डिस्कस करना है 11 और मुझे डिस्कस करना है 12। ये 2 रूल्स मुझे यहाँ पर डिस्कस करना है। सर और कोई रूल्स यहाँ पर कवर हो चुके हैं क्या, यस। रूल नंबर 10 के हमने ऑलरेडी कवर किया था यहाँ पर, यस बिल्कुल हमने कवर किया है रूल नंबर 10,
ठीक है। तो रूल नंबर 10 कवर हो चुका है, रूल नंबर 9 कवर हो चुका है और रूल नंबर 10A भी कवर हुआ है इंटीमेट वाले सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो रूल 9, 10, 10A हमने यूज़ कर लिया है। 11 और 12 में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मुझे आपसे यहाँ पर डिस्कस करनी है। ये दोनों रूल्स किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि अगर कैंसिल हुआ है, अगर सरेंडर करना चाहते हो, अगर कोई चेंजेस हुए हैं, तो ये सब चीज़ों से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो 11 और 12 के अंदर बताए गए हैं। आइए 11 और 12 समझते हैं, उसके बाद में हमारा सिर्फ 3 सेक्शंस बचेंगे, 170, 171, 172 छोटे छोटे सेक्शंस है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आई होप आपको नोट्स काफ़ी हेल्प कर रहे होंगे, छोटे छोटे नोट्स बनाए हैं। एंड सबसे अमेजिंग बात यह है कि पूरी की पूरी मॉड्यूल एज इट इज़ चल रही है आपकी, सो डोंट वरी अबाउट दी नोट्स, ओके। चलिए हेडिंग पढ़िए, कैंसिलेशन और सरेंडर और डीएक्टिवेशन एंड रीएक्टिवेशन ऑफ डिन। कितनी बात आ गई भैया, कैंसिल किया जा रहा है, सरेंडर आप खुद ही कर रहे हो, डीएक्टिवेट किया जा रहा है, डीएक्टिवेट करने के बाद उसको रीएक्टिवेट किया जा रहा है। ये सब करेगा कौन? ऑब्वियसली जो माई बाप है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम किसको दे रखा है? रीजनल डायरेक्टर को। नॉर्थ रीजन के, नदर्न रीजन में नोएडा में बैठे हुए हैं, या कोई दूसरा ऑफिसर है उसको, जिसके पास में पावर हो। अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है, जब उसने वेरिफिकेशन किया, पर्टिकुलर्स देखे, डॉक्यूमेंट्स देखे, उसको प्रूफ अटैच किया हुआ मिल गया और उसको ये लग रहा है कि भैया ये जो काम किया गया है ना, डिन नंबर लिया गया है ना, गलत लिया गया है, तो किसी पर्सन ने एप्लीकेशन करी और उसने बोला और उसने प्रूफ अटैच किया कि आप जिस पर्सन को चैतन्य जैन समझ रहे हो वो चैतन्य जैन नहीं है, देखो मेरे पास में प्रूफ है, तो ये मिलते ही, सेटिस्फाई होते ही सेंट्रल गवर्नमेंट रीजनल डायरेक्टर कैंसिल कर सकता है, डीएक्टिवेट कर सकता है आपका डिन, ठीक है। कैसे भैया? भैया डुप्लीकेट में मिला कि भैया सेम पर्सन ने 2 डिन ले रखे हैं, उसके पास 2 डिन नंबर है, तो फिर गलत बात है ना। तो एक डिन को आपको यहाँ पर डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, या फिर दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा और एक ही नंबर को रिटेन किया जाएगा, ठीक है। रॉन्गफुल मैनर में अगर आपने डिन यहाँ पर अक्वायर किया था, तो फ्रॉडुलेंट तरीके से अक्वायर किया था, तो आपका हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देंगे, बट ठीक है, पर्सन ही नहीं रहा हमारे साथ में, कोर्ट ने उसको अनसाउंड माइंड का बोल दिया है, आप इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। इन सब केसेस में डीएक्टिवेट किया जा रहा है या कैंसिल किया जा रहा है ना। हो सकता है कि सर कैंसिल ना करें और डीएक्टिवेट करें, बट सर जो डायरेक्टर है उसकी खुद की इच्छा है सरेंडर करने की, तो कर सकता है क्या? यस, DIR5, ओके सर। तो यहाँ पर हम हमारे नोट्स में लिख सकते हैं ना सर। देखिए सर क्या क्या हो गया था, DIR3 हो गया था, DIR2 हो गया था, 3B हो गया था, 3C हो गया था, तो सर DIR5 भी यहाँ पर एक और हमने लिख लिया है। DIR5 किसके लिए है सर? सरेंडर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो DIR5 के अंदर डिन होल्डर खुद सरेंडर कर सकता है, डिक्लेरेशन देगा कि मैंने ये डिन जो है, ही हैज़ नेवर बिन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन एनी कंपनी, मैंने डिन लिया था, मैं कहीं अपॉइंट नहीं हुआ हूँ और मैंने कहीं भी किसी भी डॉक्यूमेंट में उसको यूज़ नहीं किया है, मेरे काम में नहीं आ रहा है, प्लीज़ मैं सरेंडर करना चाहता हूँ इसको, ठीक है। तो वो कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। और कोई रीज़न है क्या सर डीएक्टिवेट किया जा सकता है? यस, डीएक्टिवेट बिल्कुल किया जा सकता है। गवर्नमेंट आपसे केवाईसी का एक फॉर्म भरवाती है, DIR3 के अंदर केवाईसी का एक फॉर्म होता है, रूल 12A ऐसा कहता है, ई फॉर्म होता है, वो अगर आपने नहीं भरा है तो आपका डिन डीएक्टिवेट भी हो सकता है। केवाईसी, ठीक है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को चाहिए, वो आपसे मांगी थी, नहीं दी, आपका यहाँ पर डिन डीएक्टिवेट हो जाएगा। डीएक्टिवेट को रीएक्टिवेट करना है तो यस, आफ्टर ई फॉर्म DIR3 इज फाइल्ड अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब फी। DIR3 वापस से आपको फाइल करना पड़ेगा। DIR3 हमने कहाँ पर देखा था? DIR3 हमारी एप्लीकेशन का फॉर्म है, वो हम वापस फॉर्म भर देंगे तो वापस से रीएक्टिवेट हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। रूल नंबर 11 हमारा यहाँ पर डिस्कस हो चुका है, क्या हो गया है। रूल नंबर 12 की जरा हेडिंग देखो बच्चों, रूल नंबर 12 क्या बोल रहा है? रूल नंबर 12 ये बोल रहा है, सो रूल नंबर 11 हमारा यहाँ पर डिस्कस हो चुका है क्या? यस, रूल नंबर 11 यहाँ पर डन हो चुका है। अब जरा आओ देखो 12 क्या बोल रहा है, 12 की हेडिंग पढ़ो, इंटीमेशन ऑफ चेंजेस इन पर्टिकुलर्स स्पेसिफाइड इन डिन। अरे यार ठीक है भैया, ना कैंसिल हो रहा है, ना डीएक्टिवेट हो रहा है, ना रीएक्टिवेट हो रहा है, ना सरेंडर हो रहा है, क्या हो रहा है? सिर्फ चेंजेस हुए हैं, कुछ नाम में चेंज हुआ है, एड्रेस में चेंज हुआ है, तो क्या करना है? तो उन्होंने कहा भैया DIR6 फॉर्म निकाला है हमने, कोई भी चेंजेस अगर हो रहे हैं DIR3 के अंदर के पर्टिकुलर्स में, तो आप DIR6 भर दो 30 दिन के अंदर अंदर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उस फॉर्म को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा,
उसके स्कैन कॉपी आपको अटैच करनी पड़ेगी, एक सीए से या फिर सीएस से या फिर कॉस्ट अकाउंट से आपको डिजिटली साइन करवाना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाई हो जाती है, वेरीफाई कर लेती है, तो वो चेंजेस कर देगी और आपको इन्फॉर्म कर देगी इलेक्ट्रॉनिकली या पोस्ट करके कि भैया चेंजेस हमने यहाँ पर कर दिए हैं। ठीक है। डिन सेल ऑफ मिनिस्ट्री, यानी कि मिनिस्ट्री का जो सेल है, जो डिपार्टमेंट है जो डिन को संभालता है, उसको यही बात DIR 6 की बात इंटीमेट करनी पड़ेगी ROC को भी। तो चेन क्या बन रही है यहाँ पर, एक इंडिविजुअल है, उसके DIR 3 की इन्फॉर्मेशन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो उसने DIR 6 भरा और उसने भेज दिया किसके पास में, उसने बोल दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट चेंजेस करे DIR 6 के अंदर और उसने भेज दिया इसको। बट इस सेंट्रल गवर्नमेंट को ROC को भी यहाँ पर इंटीमेट करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। द इंडिविजुअल टू कंपनी और कंपनीज इन विच ही इज डायरेक्टर विद इन 15 डेज ऑफ सच चेंज। अब इस इंडिविजुअल ने जो चेंजेस करवाए हैं, इसको कंपनी को भी 15 डेज के अंदर अंदर उसको बोलना पड़ेगा। सो चेंजेस के 30 डेज के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 15 डेज में उसको इंटीमेट करना है अपनी कंपनी को भी। इसी के साथ में ये रिश्ता हमारा खत्म होता है। यानी कि हमने DIR 6 किसके लिए पढ़ा है, हमने DIR 6 पढ़ा है हमने चेंजेस के लिए। अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा DIR 3 के किसमें, कंटेंट में। अगर इसके कंटेंट में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, DIR 6 30 डेज के अंदर अंदर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई कर दो, और चेंजेस होने के बाद में 15 डेज के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा अपनी कंपनी को। और उससे पहले हमने DIR 5 देखा। DIR 5 किसके लिए था, DIR 5 था सरेंडर के लिए। सरेंडर कर रहे हो तो भैया DIR 5 के अंदर आप बिल्कुल इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उससे पहले के DIR जितने भी है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, DIR 2, DIR 3C, DIR 3B एंड DIR 3। ठीक है। सो ये हमारी पूरी कहानी यहाँ पर कवर हुई जो मैंने आपको समझाई है। कहाँ से लेकर कहाँ तक भैया देख लो, ये पूरी कहानी है, इसकी समरी यहाँ पर बनी हुई है। समरी में ही DIR 5 मैंने लिख दिया है, DIR 6 भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, किसके लिए था, चेंजेस के लिए किया गया है। ठीक है। सो 153 ने बोला मैंडेटरी है। एप्लीकेशन 2 रूल नंबर 9 के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट को इस फॉर्म के अंदर वो आपको अलॉट करेगी 1 महीने के अंदर अंदर। रूल नंबर 10 के हिसाब से रिजेक्ट भी हो सकता है, अगर है तो रीसबमिट करो 15 डेज के अंदर। एक बार ही अप्लाई कर सकते हो, बार बार अप्लाई नहीं कर सकते हो। इंटीमेट करो, डायरेक्टर इंटीमेट करेगा कंपनी को, कंपनी इंटीमेट करेगी ROC को। डायरेक्टर इंटीमेट करेगा 1 महीने के अंदर DIR 2 के अंदर, 2007 के पहले के डायरेक्टर हो तो 3B के अंदर। कंपनी ROC को इंटीमेट करेगी 15 दिन के अंदर 3C के अंदर। पनिशमेंट इसी की दी गई है 2 के अंदर, बट पनिशमेंट रिलेटेड टू 152, 155 एंड 156 दी गई है 159 के अंदर। ऑब्लिगेशन जो भी आपके रिटर्न्स है, आप जो भी डेटा यूज कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन कहीं दे रहे हो, तो आप उस इन्फॉर्मेशन के साथ में आपको DIN वहां पर लिखना ही पड़ेगा। 158 का ऑब्लिगेशन है। रूल नंबर 11 और रूल नंबर 12 हमने बात कर ली है। कैंसिल, सरेंडर या फिर डीएक्टिवेट किया जाता है तो रूल नंबर 11 है जो हमने यहाँ पर बात करी है। क्यों भैया, वन ऑफ द रीजन है DIR 3 KYC मांगा था, नहीं किया आपने तो हम कैंसिल कर देंगे, डीएक्टिवेट कर देंगे। डेथ हो चुकी है, इंसॉल्वेंट हो चुका है, अनसाउंड माइंड का हो चुका है, इन्फॉर्मेशन फ्रॉडुलेंट दी थी आपने, एक से ज़्यादा डुप्लीकेट आपके DIR चल रहे हैं, यानी कि DIN चल रहे हैं। मीन्स इसका मतलब क्या है कि एक ही पर्सन के पास 2 DIN है, तो हम एक को यहाँ पर डीएक्टिवेट कर देंगे। रूल नंबर 11 गाइस। और रूल नंबर 12, चेंजेस बिल्कुल कर सकते हैं DIR 6 के हिसाब से। 30 डेज के अंदर अंदर आप यहाँ पर भेजो CG के पास में, और चेंजेस होने के बाद में अपनी कंसर्न कंपनीज को भी 15 दिन के अंदर अंदर इंटीमेट करो। ओके गाइस, सो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज कंप्लीट। अब हमें क्या बात करनी है, अब हमें बात करनी है 170, 171 एंड 172। 170 बोल रहा है कि रजिस्टर मेंटेन करने पड़ेंगे। 171 बोल रहा है कि मेंबर्स उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। 172 बोल रहा है कि पूरे एक्ट में अगर कहीं भी कोई भी पनिशमेंट नहीं दी गई है तो यहाँ की पनिशमेंट एप्लीकेबल हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आते हैं सेकेंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलो बच्चों, तो अब यहाँ तक पूरी स्टोरी हमारी क्या हो चुकी है। हमारी स्टोरी ये हो चुकी है कि हमने आपसे बोला था वीडियो के अंदर हम आपको डिन के बारे में बताएंगे, बताया, यस बिल्कुल बताया। डिन के अंदर हमने आपको क्या क्या बताया, 152 का सबसेक्शन नंबर 3 हमने बताया, और हमने पूरी सीरीज़ 153 से 159 की क्या होती है, डिन इशू कब होता है, कितनी बार होता है, किसको होता है, क्या क्या डिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, किसको अप्लाई करना है, ये सब चीज़ें हमने इन सब सेक्शंस में देख ली है। इस चीज़ को हम यहाँ पर ही रोक सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है 3 सेक्शंस, 170, 171 एंड 172। ये 3 सेक्शंस हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। मतलब बात क्या हो रही है,
बात ये हो रही है कि सर आपने कितनी सारी इन्फॉर्मेशन हमको बता दी है। 170 में अब आप बताओगे कि रजिस्टर्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं। कैसे से मतलब है कि क्या क्या रजिस्टर्स इन मेंटेन करने पड़ेंगे। केएमपी की मैनेजर पर्सन की इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पर रखनी पड़ेगी, डायरेक्टर की इन्फॉर्मेशन भी हमको यहाँ पर रखनी पड़ेगी। यस। 171 में क्या मेंबर्स का कोई राइट है क्या, इसको इंस्पेक्ट करने वाले लोग कोई है अगर तो वो मेंबर्स है, तो मेंबर्स अपना राइट कैसे यूज कर सकते हैं 171 के अंदर। और 172 हमेशा जिस तरीके से बात करता है, हमेशा मतलब 172 हर एक एक्ट में नहीं होता है, बट हर एक एक्ट में पनिशमेंट वाला एक सेक्शन होता है, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो टोटल 3 सेक्शन है जो हमको यहाँ पर अभी डिस्कस करना रह गए, 170, 171, 172। आइए उनको हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। ठीक है। सो रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड केएमपी एंड देयर शेयर होल्डिंग। ध्यान से देखिए सेक्शन 170 क्या बोल रहा है। रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर का रजिस्टर या फिर केएमपी का रजिस्टर, या फिर लिखा है कि एंड लिखा है, एंड लिखा है मतलब सर दोनों की बात करी जा रही है क्या। यस। डायरेक्टर्स का भी रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, केएमपी का भी रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, और इतना ही नहीं सर उनकी शेयर होल्डिंग को भी मेंटेन करना पड़ेगा। सर बिल्कुल सही बात है। तो शेयर होल्डिंग कहाँ पर मतलब सर, तो क्वेश्चन यहाँ पर अभी हमारे सामने स्टैंड करता है, वो क्या है, वेयर। शेयर होल्डिंग कहाँ पर, ये डायरेक्टर ये केएमपी कहाँ पर शेयर होल्ड कर रहा है, कौन सी कंपनी के अंदर, तो इसका आंसर पता है हमारे पास में ऑलरेडी है, कैश। कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग, जैसे हम जिस तरीके से हम देखते आ रहे हैं। तो कैश के अंदर अगर ये लोगों की कुछ होल्डिंग ऑलरेडी है तो उसको भी आपको एक रजिस्टर में लिख के रखना पड़ेगा कि ये बंदा मैनेजिंग डायरेक्टर है और ये बंदा यहाँ पर किसी पोस्ट पर है हमारी कंपनी में, केएमपी की पोस्ट में आता है कि मैनेजर पर्सन की पोस्ट में, और ये इतने शेयर होल्ड करता है। ठीक है। सो 170 बात कर रहा है किसके बारे में, रजिस्टर्स के बारे में। वेरी गुड। एवरी कंपनी शैल कीप at its RO a register containing the prescribed particulars of its directors and KMP। सबसे पहली बात इस लाइन में सिर्फ एक ही बात आ रही है हमारे सामने, वो क्या है कि RO, RO के ऊपर आपको मेंटेन करना है। RO मतलब सर गायब कर दिया आपने देखिए RO मतलब है बच्चों रजिस्टर्ड ऑफिस यार। सो रजिस्टर्ड ऑफिस लिखा है, इसका मतलब क्या है सर, रजिस्टर्ड ऑफिस तो सर हम समझ गए, हर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, वहाँ पर उसको सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखनी पड़ती है, तो वही एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होनी चाहिए। ऐसा ही है क्या, नहीं सर, सर दूसरी जगह भी हो सकती है, ब्रांचेस में भी हो सकती है। सर हम इंटरमीडिएट लेवल पर पढ़ के आए सर, सेक्शन 128 के साथ में सर हमने यहाँ तक कि 143 सबसेक्शन नंबर 8 के अंदर ब्रांच ऑडिट के अंदर भी हम देख के आए हैं कि सर किस तरीके से एट एनी अदर प्लेस भी होता है अगर, तो वहाँ भी इंस्पेक्शन हो सकता है। बट ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा है क्या, नहीं। उन्होंने बोला है कि उनको आरओ पर ये बुक्स ऑफ अकाउंट में स्पेशली ये रजिस्टर उनको आरओ में यानी कि रजिस्टर्ड ऑफिस में ही रखना पड़ेगा। ठीक है। तो रूल नंबर 17 बनाया गया है जो क्या बात कर रहा है, वो कुछ रूल्स यहाँ पर बता रहा है और वो रूल्स रेलेवेंट हैं। और वो रूल्स क्या है, ऑब्वियसली देखिए रूल्स जब भी आते हैं, रूल्स मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर आ गई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए होंगे, तो ये क्या बता रहे हैं, मैनर, क्या बता रहे हैं, मैनर, कि ये रजिस्टर कैसे मेंटेन करने हैं। तो उन्होंने बोला है कि भैया किसका रजिस्टर है, तो आपने बोला सर डायरेक्टर का रजिस्टर है, और किसका रजिस्टर है सर, केएमपी का रजिस्टर है। तो डायरेक्टर ये हमको कैसे मालूम चलेगा सर, उसके डिन से मालूम चलेगा, तो डिन नंबर तो हमको चाहिए, ऊपर हम देख के आए हैं बराबर है, तो DIN हमको चाहिए। ठीक है। अब केएमपी के लिए ऑप्शनल है, क्यों, क्योंकि केएमपी में अगर किसी बंदे ने डिन नंबर ले रखा है तो ही उसका होगा ना, अदरवाइज को जरूरी थोड़ी है कि मैनेजर पर्सन हर कोई थोड़ी डिन नंबर लेके घूमता है, तो डिन नंबर होना चाहिए, डायरेक्टर है ऑब्वियसली, दूसरे केएमपीज के लिए ऑप्शनल है। दूसरा, आपका नाम बताओ भैया, सरनेम बताओ भैया, पुराना कोई नाम था क्या वो बताओ, पिताजी का नाम बताओ, माताजी का नाम बताओ, पति हो या पत्नी हो तो उनका नाम बताओ, उनके सरनेम बताओ, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ, रेसिडेंशियल एड्रेस बताओ, जो प्रेजेंट का है वो, परमानेंट जो है वो, आपकी नेशनैलिटी बताओ, ऑक्यूपेशन बताओ, ऑक्यूपेशन मतलब आप सिर्फ यहीं फुल टाइम काम करते हो कि और कोई भी आप धंधा करते हो। ठीक है। तो ये हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर रखा है। ये क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बेसिक से मतलब क्या है, नाम, सरनेम, एड्रेस, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, रिलेटिव इन्फॉर्मेशन जहाँ तक रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, और ऑक्यूपेशन। ये एक बेसिक वाली बात हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अब थोड़ा अच्छा मैटर आता है कि रजिस्टर हम क्यों मेंटेन कर रहे हैं। देखिए रजिस्टर बनने के रखने के पीछे जो मेन रीज़न है उसको आप याद रखो। रजिस्टर मेंटेन रहेगा तो उससे हमको पता रहेगा कि कितने डायरेक्टर्स हैं,
कितने KMPs हैं, ठीक है। और इनके साथ में अगर कोई ट्रांजेक्शन किया जा रहा है, यानी कि ये अगर कंपनी के साथ में कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो क्या कंपनी के अंदर इनका कोई इंटरेस्ट तो नहीं है। ये इसलिए पता होना चाहिए कि जब आगे कोई भी ट्रांजेक्शन होगा किसी दूसरी कंपनी से हमारी कंपनी का, तो हम ये कैसे चेक करेंगे कि इन डायरेक्टर्स का कोई इन कंपनीज के साथ में इंटरेस्ट है कि नहीं है। वो यहाँ से चेक करेंगे कि रजिस्टर में वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, और अगर वहाँ पर डायरेक्टर ने डिस्क्लोज नहीं किया है, जो इन्फॉर्मेशन उसको बतानी चाहिए थी वो उसने इस रजिस्टर में यहाँ पर मेंशन नहीं किया है या झूठ बोला है, तो उसका क्या होगा हम आगे बताएंगे, पनिशमेंट वाले सेक्शन में आएगा, ठीक है। एज ऑफ नाउ क्या बात चल रही है कि सर डायरेक्टर की बात है, ठीक है। तो आपको कौन सी बोर्ड रिजोल्यूशन के तहत आपको अपॉइंट किया गया था, आपकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, रीअपॉइंट किया गया है तो वो डेट क्या है, आपका ऑफिस कब खत्म हो चुका था, सेसेशन हो गया था, और क्यों, रीजन भी चाहिए क्यों, ठीक है। ओके, ऑफिस ऑफ डायरेक्टर और KMP हेल्ड और रिलिंग्विश्ड इन एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट। इनका मतलब क्या है, देखिए हमने पढ़ा था अपॉइंटमेंट में हम क्या पढ़ के आए थे, अपॉइंटमेंट में हम ये पढ़ के आए थे कि कभी कभी किसी पर्सन को डायरेक्टर इसलिए अपॉइंट किया जाता है कि वो किसी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर वो वहाँ पर कोई पोस्ट होल्ड करता हो, तो जैसे ही वो वाली बॉडी कॉर्पोरेट से उसकी पोस्ट चली जाएगी, वो इस कंपनी से भी डायरेक्टर की पोस्ट पे उसको छोड़ना पड़ेगा। भैया होल्डिंग कंपनी के अंदर आप एक एक्सपर्ट हो आप, ठीक है। होल्डिंग कंपनी के अंदर आप एक्सपर्ट की पोजीशन वहाँ पर होल्ड करते थे, उसकी वजह से आपको हमने इस पर्टिकुलर कंपनी का डायरेक्टर बनाया क्योंकि आप एक्सपर्ट थे लेट्स से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में, और ये कंपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में काम करती है हमारी, तो हमने आपको यहाँ पर अपॉइंट किया था, ठीक है। ये अपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट की बात चल रही है, ठीक है। अब आप यहाँ के एक्सपर्ट ही नहीं बचे तो क्या आप यहाँ भी रहोगे, क्या नहीं रहोगे। तो उन्होंने क्या बोला है कि आपके ऑफिस का बीइंग अ डायरेक्टर या KMP वो खत्म हो चुका है, रिलिंग्विश हो चुका है किसी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट में, तो वो भी यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। आपका मेंबरशिप नंबर, अगर आप CS कंपनी सेक्रेटरी है तो आपको वो भी यहाँ पर देना पड़ेगा, और पैन नंबर तो मैंडेटरी है फॉर KMP इफ नॉट हैविंग डिन। अब देखिए डायरेक्टर से तो आपने डिन ले लिया, KMP के लिए आपने बोला कि ऑप्शनल है, बराबर है सर। ऑप्शनल है मतलब कि अगर डिन नहीं हुआ तो फिर पैन दो भैया, ट्रेस कैसे करेंगे आदमी को, बराबर है। उसके हम बिजनेस ट्रांजेक्शंस, इनकम, एक्सपेंसेस कैसे ट्रेस करेंगे, तो वो यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन। मतलब आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रजिस्टर में क्या क्या आता है, तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन का एक टैब याद रखना है, एक आपको अपॉइंटमेंट से रिलेटेड टैब याद करना है। अपॉइंटमेंट में क्या आएगा, किस बोर्ड रिजोल्यूशन के तहत आपको किया गया, किस डेट पर किया गया, अगर किसी बॉडी कॉर्पोरेट में आपका रिलिंग्विश हो चुका है तो वो, यहाँ का ऑफिस अगर आपका खत्म हो चुका है तो वो और उसका रीज़न, ठीक है। और इसके अलावा क्या पॉइंट था भैया जल्दी बताओ, मेंबरशिप नंबर और पैन नंबर, ठीक है। नंबर्स के डिन नंबर, मेंबरशिप नंबर CS के लिए, और पैन नंबर अगर ऐसे KMP जिन्होंने डिन नहीं दिया है तो उनको ये देना पड़ेगा। तो ये बातें हो गई, चलो इसके अलावा और कुछ चाहिए क्या, पढ़ो भैया। इन एडिशन टू द अबाउ डिटेल्स द कंपनी शैल ऑल्सो इंक्लूड इन द रजिस्टर द डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय ईच ऑफ देम इन द कैश। मैंने आपको बोला था ना इन द कैश, इन द कैश मतलब क्या होता है सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप। तो सर आपने डायरेक्टर की बात करी, यस सर। आपने KMP की बात करी, यस। तो सर देयर शेयर होल्डिंग भी तो लिखी है, तो सर उसका भी तो इन्फॉर्मेशन बताओ, तो बता रहे हैं ना बच्चों। इसलिए तो इन एडिशन अगर आप कैश में कोई भी सिक्योरिटीज अगर आप होल्ड करते हो तो उसकी डिटेल्स हमको चाहिए। क्या चाहिए भैया, सिंपल सी बात है, सिक्योरिटीज आप होल्ड कर रहे हो, कितनी होल्ड कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन, कौन सा इक्विटी शेयर है, कौन सा प्रेफरेंस शेयर है, और उनकी नॉमिनल वैल्यू क्या है, कब आपने एक्वायर करी है, उनकी प्राइस क्या थी, और कुछ अदर कंसिडरेशन आपने पे किया है तो वो, कब आपने बेची है, किस प्राइस पर आपने बेची है, कुछ दूसरा कंसिडरेशन आपको मिला है तो वो। क्यूमुलेटिव बैलेंस, क्यूमुलेटिव बैलेंस मतलब क्या होता है, डे टू डे, डे 1 प्लस डे 2 डे प्लस 3, क्यूमुलेटिव बैलेंस। एंड नंबर ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड आफ्टर ईच ट्रांजेक्शन। पहले मैंने 100 खरीदी, फिर मैंने 100 और खरीदी, 100 खरीदी 1 जनवरी को, 1 फरवरी को मैंने 100 और खरीदी, तो टोटल हो गई 200। तो रिकॉर्ड में क्या आएंगे 200, क्योंकि एज ऑन डेट पता चलना चाहिए मुझको, बराबर ना। तो क्यूमुलेटिव बैलेंस मेरे पास होनी चाहिए कि कितनी सिक्योरिटीज
इस पर्सन के नाम पर अभी इस कंपनी के अंदर वो होल्ड करता है। मोड ऑफ एक्विजिशन, आपने कैसे खरीदी थी, ठीक है वो बताओ भैया, चेक देके खरीदी, कैश में खरीदी, कैसे खरीदी आपने। मोड ऑफ होल्डिंग, फिजिकली होल्ड करते हो कि डीमैट शेयर आप होल्ड करते हो, जनरली डीमैट ही होगा आज की तारीख में। वेदर सिक्योरिटीज हैव बीन प्लेज्ड और एनी इनकम्बरेंस हैज बीन क्रिएटेड ऑन द सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज के ऊपर कोई चार्ज तो क्रिएटेड नहीं है। भैया चैतन्य जैन एक डायरेक्टर है, उसके पास में 10,000 शेयर्स थे रिलायंस के, जिसका 1000 का एक शेयर का वैल्यू था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो भैया। तो टोटल 1 करोड़ रुपए का बैलेंस मेरे पास में रखा है, मुझे लोन की ज़रूरत थी, मैंने बोला कि ये मेरी शेयर होल्डिंग है, उसको मैं यहाँ पर प्लेज कर देता हूँ और इसके बदले मैंने लोन ले लिया। तो अगर वो शेयर्स ऑलरेडी प्लेज्ड है या फिर कोई चार्ज उनके ऊपर क्रिएट हो चुका है, तो वो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मुझे बतानी पड़ेगी। तो टोटल 3 सिचुएशन हो गई पूरे रजिस्टर के केस में, बेसिक, अपॉइंटमेंट और सिक्योरिटीज होल्ड करने वाली, बराबर है। ये 3 पार्ट्स में आपका आंसर जाएगा। और क्या क्या यहाँ पर अंदर आ रहा है मैटर, वो मैंने लॉजिकली आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो सेक्शन 170 का यहाँ पर ही हमारा खत्म होता है क्या सर? हो तो जाता सर, बट कुछ इन्फॉर्मेशन और दिए सर सब सेक्शन नंबर 2 के साथ में। क्या दिए सर? ये सारी इन्फॉर्मेशन रजिस्टर्स में मेंटेन हो रही है सर। ओके, तो रजिस्टर मेंटेन हो रही है, बट उसके साथ में ना सर एक रिटर्न भी जाएगा सर। रिटर्न हमको फाइल करना पड़ेगा ना आरओसी के पास में। तो 171 में तो आपने बात करी रजिस्टर की, जरा आगे बात कर लो आप रिटर्न की। तो रिटर्न फाइल करना इतनी सी बात है, DIR 12 के अंदर जाता है, डायरेक्टर और KMP आफ्टर पेइंग द प्रिस्क्राइब्ड फीस अंडर। उन्होंने बोला है कि आपको 30 दिन के अंदर अंदर, याद है आपको कुछ बत्ती जली आपकी, कौन सा रिटर्न जा रहा है सर? अपॉइंटमेंट का, रीअपॉइंटमेंट का, जो भी है सर एक रिटर्न, यानी कि एक इंटीमेट करना पड़ता है मुझे आरओसी को सर 30 दिन के अंदर अंदर, फ्रॉम द अपॉइंटमेंट एंड विद इन 30 डेज ऑफ एनी चेंज टेकिंग प्लेस। अगर कोई चेंज हुआ है तो जैसे रीअपॉइंटमेंट हुआ है, किसी को निकाल दिया गया है, कोई भी अपॉइंटमेंट हुआ है, 30 डेज के अंदर अंदर आपको आरओसी को प्रिस्क्राइब फीस के साथ में DIR 12 के अंदर आपको बताना पड़ता है। तो अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो मैं आपके लिए ये शीट वापस मैंने खोली है। कहाँ, कौन से टॉपिक में थी सर ये? सर ये रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर में आपने बताया था किस तरीके से होता है। तो रेजिग्नेशन के केस में था, तो सर नॉर्मली भी होगा। देखिए DIR 12 क्या हम ऑलरेडी देख के आए हैं। यस, DIR 12 में क्या हो रहा है, कंपनी यहाँ पर ROC को इंटीमेट कर रही है कितने, 30 डेज के अंदर अंदर DIR 12 के अंदर कि भैया हमने इस बंदे को रिज़ाइन करा, इस बंदे ने रिज़ाइन किया है और ये बंदा अब जाने वाला है। तो यही बात वो भी बोल रहे हैं आगे। वो क्या बोल रहे हैं देखिए, वो हमको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया आप जा रहे हो, नया बंदा आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, 30 डेज़ के अंदर एक ये रिटर्न है, ये फाइल कर दो, काम ख़त्म करो, ठीक है। तो बस ये सारी बातें इसके साथ में उन्होंने यहाँ पर अटैच कर दी है। इन्होंने एग्जम्पशन प्रोवाइड किया है। उन्होंने बोला है कि सेक्शन 170 अप्लाई नहीं होगा किन के ऊपर। ये फॉन्ट आपको पता होगा, एग्जम्पशन का फॉन्ट हम सब जगह यही चलाते आ रहे हैं पूरे डायरेक्टर के चैप्टर में। और ये जो एग्जम्पशन आता है बार बार सर हमको पता है, गवर्नमेंट कंपनी के लिए आता है जिसकी पूरी शेयर कैपिटल सर, एंटायर वर्ड आता है बार बार हमको पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करती है या फिर सर दोनों मिलकर होल्ड करती है। बराबर है, हमारा पेज कहाँ है, नीचे है, आ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों मिलकर होल्ड करती है या कोई एक आध स्टेट गवर्नमेंट ही होल्ड करती है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन, सब्जेक्ट टू द कंडीशन। हमेशा से कंडीशन क्या होती है हमको पता है, दैट सच गवर्नमेंट कंपनी हैज नॉट कमिटेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 137 या 92। ऊपर जितने भी एग्जम्पशंस हमने देखे हैं, गवर्नमेंट कंपनी को अगर ये एग्जम्पशन मिला है बच्चों, प्राइवेट कंपनी को कहीं एग्जम्पशन मिला है बच्चों, तो हमेशा ध्यान रखना कि 92 और 137 का एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइलिंग से रिलेटेड कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि सो एंड सो गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, उसने यहाँ पर रजिस्टर मेंटेन नहीं कर रखा है, किसका, KMP का, तो क्या डिफॉल्ट के अंदर वो कवर होगी? तो आपको क्या बोलना है, गवर्नमेंट कंपनी है, 170 अप्लाई नहीं होता है सर, टेंशन नको करा। बराबर है, तो राइट। बट सर वहाँ क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ है, व्हाट इफ दिस गवर्नमेंट कंपनी हैज़ ऑलरेडी बीन डिफॉल्टेड इन द केस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइलिंग।
तो आप क्या बोलेंगे, हाँ अब डिफ़ॉल्ट में आ चुकी है वो, ठीक है, क्योंकि एग्जम्पशन छीन लिया जाएगा आपसे। तो सेक्शन 170 आपका यहीं समाप्त होता है दोस्तों। छोटा सा सेक्शन था। 171 की बात करते हैं कि ये जो रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है इसको इंस्पेक्ट करने का राइट किसके पास में है, तो आ जाओ भैया। इंस्पेक्शन हमेशा ओपन रहेगा बिजनेस आवर्स के अंदर, एमसीक्यू में आ जाएगा तो याद रखना। मेंबर शैल हैव द राइट टू टेक एक्सट्रैक्ट्स देयर फ्रॉम and copies thereof on request and the same will be provided to them within 30 days free of cost। तो आप हमेशा जा सकते हैं, आप उनकी कॉपीज ले सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, 30 दिन के अंदर आप रिक्वेस्ट करेंगे आपको वो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। और उन्होंने साथ में ये लिखा है कि द रजिस्टर्स शैल ऑल्सो बी केप्ट ओपन फॉर इंस्पेक्शन एट एवरी एजीएम। हर एजीएम में भी आपको रखनी पड़ेगी और लोगों को बोलना पड़ेगा भैया रख रखा है हमने, आके देख लो, आपको देखना है, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है आप लोगों से, ठीक है। पहला सबसेक्शन कंप्लीट। अब रजिस्ट्रार टू ऑर्डर इन केस ऑफ रिफ्यूजल, भैया कंपनी से मांगा गया, 30 डेज के अंदर कंपनी ने नहीं दिया या फिर मना कर दिया, बिजनेस आज में अवेलेबल नहीं था, रिफ्यूजल हो चुका है, नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, रजिस्ट्रार यहाँ पर ऑर्डर देगा, एप्लीकेशन देगा कि बॉस इमीडिएटली, क्या लिखा, इमीडिएटली आप इंस्पेक्शन करवाइए और कॉपी सप्लाई करवाइए। एग्जम्पशंस यहाँ पर भी सेम है। मींस ये सेक्शन 171 भी सेंट्रल गवर्नमेंट को, ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी को जिसमें एंटायर शेयर कैपिटल गवर्नमेंट होल्ड करती है और उनका एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी डिफॉल्ट नहीं है, उसके ऊपर ये सेक्शन भी अप्लाई नहीं होगा। सर पूरी पेनल्टी की बात कर दो तो 172 पूरी पेनल्टी की बात करता है। पूरी पेनल्टी का मतलब क्या, सेक्शन पूरी चैप्टर की पेनल्टी की बात कर रहा है बॉस, 149 से लेके 171। सर क्वेश्चन ये है कि कभी कभी सर बहुत सारे सेक्शंस में खुद की पेनल्टी दे रखी है, तो सर ये अलग से पनिशमेंट क्यों बताई, तो उन्होंने ये लिखा है कि फॉर विच नो स्पेसिफिक पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड। अगर 149 से लेकर आपने 171 तक की पूरी जर्नी देखी, किसकी भैया, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, ये जर्नी देखी ना आपने, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर की, तो इस पूरी जर्नी के अंदर अगर कहीं भी स्पेसिफिकली उस सेक्शन के अंदर उसका यहाँ पर पनिशमेंट नहीं लिखा है तो यू कम बैक टू द सेक्शन 172 माय फ्रेंड। 172 आपके लिए यहाँ पर पनिशमेंट लेके तैयार खड़ा हुआ है। वो क्या बोल रहा है कि अगर आपने कुछ भी कॉन्ट्रवेंशन किया तो हर ऑफिसर के ऊपर, कंपनी के ऊपर जो भी डिफॉल्ट किया गया है, मिनिमम फाइन 50,000 का तो हो गई, एक्सटेंडेबल टू 5 लाख रुपीज़। बात आई समझ में आपको, मिनिमम फाइन इतना लग जाएगा और मैक्सिमम इतना है। आई नो पेनल्टीज याद नहीं रहती है, आई नो, बट कभी आपको क्लिक होगी, कुछ बच्चे पेनल्टीज याद करने में बहुत माहिर होते हैं, तो 1 नंबर मिल जाएगा आपको, इसलिए सारे सेक्शंस कवर करना ज़रूरी है। ओके गाइज, सो हमने क्या क्या कर लिया है इस वीडियो की अगर हम बात करें। लास्ट वीडियो था हमारा चैप्टर नंबर 1 जो था, कौन सा, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट और डायरेक्टर का क्वालिफिकेशन, वो यहाँ पर ही खत्म होता है। सो इस पूरे चैप्टर के अंदर जो भी हमने बातें करी है वो अपॉइंटमेंट और क्वालिफिकेशन से रिलेटेड बात करी। क्वालिफिकेशन आया नहीं कि डिस्क्वालिफिकेशन भी हमने साथ में यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो सर आप ये कहना चाह रहे हो 149 से शुरुआत हुई थी, 171 तक हम यहाँ पर आए, ठीक है, लिख देता हूँ, 149 से शुरुआत हुई थी, 172 तक हम यहाँ पर वापस आए हैं, पनिशमेंट का सेक्शन है। सर अगर हम यहाँ पर देखें तो टोटल वीडियोस में हमने कैसे बात करी है, हमने अपॉइंटमेंट देखा। आइए मैं आपके लिए यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देता हूँ, राइटिंग थोड़ी गंदी हो सकती है बट मेरे साथ में रहिए। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे, वुमेन डायरेक्टर, सम अदर काइंड्स ऑफ डायरेक्टर। सर ये क्या होता है सर, रेसिडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सर एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी थी 149 के अंदर। 151 में स्मॉल शेयर होल्डर कौन होता है, उसकी लिमिट क्या होती है वो बात करी। 152 पूरा यहाँ पर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड था, फर्स्ट डायरेक्टर, सब्सिक्वेंट डायरेक्टर, अदर डायरेक्टर, रोटेशन कैसे होगा, रिटायरमेंट के बाद में क्या होगा, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट कब होगा। देन अभी हमने इस वीडियो में डिन को पूरा कवर किया। 160 और 161 ये क्या बात कर रहे थे भैया कि अगर किसी दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट करना है अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर तो क्या प्रोविजन होगा 160 के अंदर। सर दूसरे से मतलब यहाँ पर क्या है, तो 161 ने बोला सर अदर काइंड्स में एडिशनल आता है, कैजुअल वैकेंसी फिल करना होता है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर होता है, ये सब कैसे होता है सर। तो AFA के अंदर 161 के अंदर हमने देखा मेथड्स अपॉइंटमेंट करने का, इंडिविजुअल तरीके से, यानी कि एक ही रिजोल्यूशन से क्या 2-3 डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हो, वो हमने यहाँ पर देखा।
प्रोपोर्शनल तरीके से कैसे कर सकते हो 163 के अंदर देखा। क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन 164 के अंदर, ड्यूटीज बार बार करनी पड़ती है 166 के अंदर, वेकेशन गया 167 के अंदर, और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स यानी डायरेक्टरशिप है यहाँ पे 165 के अंदर, रिजाइन 168, रिमूवल 169। तो 167, 168, 169 एक वीडियो के अंदर हमने देखा था, और लास्ट में हमने ये तीनों सेक्शन भी यहाँ पर देख लिए हैं। इन शॉर्ट में आपको क्या बताना चाह रहा था कि हमारा ये लास्ट वीडियो है जो इस चैप्टर का यहाँ पर जिस चैप्टर का यहाँ पर कवर होता है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और काफ़ी हेल्प हुई होगी आपको। एक तरीके से रिवीजन पैटर्न कवर करने की हमने कोशिश करी है कि डायरेक्टर्स को आप डिटेल में समझते हुए फ्यूचर में रिवाइज भी कैसे कर सकते हैं नोट्स के साथ में, वो हमने यहाँ पर कवर किया है। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टडी हार्ड एंड बी सेफ। बाय बाय।